वक्फ अमेंडमेंट बिल पर सरकार का दावा है कि ये बिल ट्रांसपेरेंसी और सुधार के लिए लाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आवाजें उठी रही हैं कि माइनॉरिटी राइट्स पर सीधा वार है। तो असलियत क्या है? क्या ये बिल सुधार है या एक सियासी चाल है? और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को क्या राहत समझा जाए? इन्हीं कड़े सवालों पर हमारे साथी सहबा अली ने बातचीत की मशहूर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट महमूद पराचा साहब से। गुज़िश्ता चंद महीनों में जब भी वक्फ का जिक्र आता है तो ऐसा महसूस होता है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार जब भी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी भी मसले को लेकर कोई फरमान लेकर आती है या कोई कानून लेकर आती है तो एक आम रिएक्शन होता है कि ये मुसलमानों के हक के खिलाफ है। ठीक वैसा ही वक्फ अमेंडमेंट बिल के साथ भी हो रहा है। और हाल ही में सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। उसने इस एक्ट पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है, लेकिन कुछ प्रोविजंस में बदलाव किए हैं। उसी को लेकर अब मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं, मिक्स इंटरप्रिटेशन हो रही है। कोई इसे राहत के तौर पर भी देख रहा है और मुसलमान जो है वो इसे राहत के तौर पर कैसे देख रहे हैं, ये भी एक सवाल है। हमारे साथ इस वक्त बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं, मशहूर और सीनियर लॉयर एडवोकेट महमूद पराचा साहब। आइए उनसे ही समझते हैं। बहुत इस्तकबाल है सर आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सलाम टीवी को वक्त देने के लिए। सबसे पहले हम कानूनी पेचीदगियों को ही समझना चाहेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला आया है, जो तब्दीलियां हुई हैं, वो एक मुसलमान को किस तरीके से समझनी चाहिए? सबसे पहले इस तरह के कानून जो कमज़ोर तबके हैं उनकी ज़मीनों पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा करने के सबसे पहले ट्राइबल्स के लिए बने। पैसा नाम का एक एक्ट आया। उसके बाद शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की जो बकाया पैसा है जो सरकारों ने तय कर रखा है और उनके लिए जो ज़मीनें आइडेंटिफाई की गई थी उनको लूटा गया। उसके बाद मुसलमानों का नंबर आया, क्रिश्चियंस का नंबर अभी चालू है, सिखों का और बुद्धिस्ट कम्युनिटी का मैं बार बार बोलता हूँ। हम सबसे पहले बुद्धिस्ट कम्युनिटी का नंबर आया था और जो उनकी सबसे पाक जगह मानी जाती है बोध गया, वहाँ पे जो काम पिछली सरकारों ने या कानून बना के किया गया है वो बोध गया टेम्पल एक्ट के है, जहाँ पर जो मेजॉरिटी मैनेजमेंट की होगी, जो सबसे उनकी सैंक्टम सैंक्टोरम यानी कि मुसलमानों का जैसे काबा है वैसे ही बुद्धिस्ट कम्युनिटी का बोध गया है, तो वो मेजॉरिटी ब्राह्मणों की है और बुद्धिस्ट की माइनॉरिटी है। ये असलियत है, हकीकत है। तो सिर्फ मुसलमानों के साथ ये नहीं हो रहा है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को पूरे देश की ज़मीनें और वसाइल लूट के देने के लिए ये सरकार जो है वो कटिबद्ध कह सकते हैं हिंदी में उसे, वो है और उसी के तहत सारे ये कारनामे हो रहे हैं। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि वो एनक्रोचमेंट जो हो रहा है उनको बचाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये बदलाव लाई है। अगर किसी सरकार की, मैं एक ही लाइन में कह के अपनी बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर किसी सरकार की मंशा ये होगी कि एन एनक्रोचमेंट या वक्फ की प्रॉपर्टीज़ में लूट मार या कब्जे कम हो, तो वो जो सज़ा है वक्फ की प्रॉपर्टी में चोरी करने की या उसको चुराने की, वो कम करेगी या ज़्यादा। अब इसी से एक एग्जांपल देके हम आप समझ सकते हैं कि पहले जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ कोई भी चुराएगा, 2013 का एक्ट जो था, जो जिसमें मेरा भी हाथ था बनाने में, उसमें ये वाला जो एक्ट है 1995 में अमेंडमेंट 2013 में हुई थी, उसमें जो सज़ा थी वो पहले तो नॉन बेलेबल थी, 2 साल कैद बामुशक्कत थी सज़ा, और कॉग्निजेबल ऑफेंस था, यानी कि पुलिस उन्हें अरेस्ट भी कर सकती थी। अब जो नया कानून है 1900 जो उम्मीद नाम से कानून आया है, उसमें पहली चीज़ तो ये कि ये अब बेलेबल ऑफेंस हो गया, यानी कि अब इसमें अरेस्ट नहीं होगा। कोई भी वक्त की प्रॉपर्टी लूटे और वो अरेस्ट नहीं होगा, जेल नहीं जाएगा और सज़ा भी सिंपल हो गई है। पहले रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कि कैद बामुशक्कत थी, अब वो कम हो गई है। पहले 2 साल थी, अब वो कम होकर 6 महीने रह गई है। तो ये है असली मंशा। और दिखाने के लिए वक्फ का जो नाम ही रखा है वो इतना मज़ेदार नाम रखा है कि कोई भी इंसान धोखा खा जाए। उम्मीद नाम से रखा है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इन तीनों, चारों, पांचों चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं है उसका बरक्स सच है।
अगर आप चाहेंगे तो मैं वो सारे आपको सेक्शन वाइज बता सकता लेकिन सर एक ये चीज़ भी है, क्योंकि जब ये बिल लाया गया तो ये भी कहा गया कि ये सीधे तौर पर जो मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे उन्हें बेदखल करने की कोशिश है। और अब जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, कुछ लोग इसे कह रहे हैं जो इसके मुखालफत भी कर रहे थे कि ये राहत पे है, राहत के तौर पर देखा जा सकता है। तो क्या इसे समझा जाए कोई राहत? क्यों लोग जो मुसलमान खास करके वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं? पहले दिन से इस बात को बोल रहे हैं कि किसी भी, और मैं कसदन इस बात को बोल रहा हूँ, किसी भी बड़े मुद्दे पे अगर सुप्रीम कोर्ट सीधे जाया जाएगा तो वो उस मुद्दे का कत्ल करने जैसा होगा। आजकल के जो हालात हैं मुल्क में, हमने तो ये ईवीएम के लिए भी बात कही थी, और ये बात मैं तब कहता हूँ जबकि इस तरह के जो इज्तिमाई मुकदमे हैं, चाहे वो पेपर बैलेट के लिए हो, ईवीएम के लिए हो, या SC/ST एक्ट के लिए हो, या एक मान लीजिए वक्फ के लिए भी हो, जो सारे केसेस जीतने वाला इंसान है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने चाहिए। और जो कोई केस आज तक नहीं जीती, जो टीमें, वो हर बार भाग के सीधे सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। तो इसका क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट की जगह ये एक तहरीक चलाने का मसला था, एक आंदोलन करने का मसला था, उससे ये मसला सॉल्व हो सकता था। जैसे किसान आंदोलन से, किसान आंदोलन में हमने देखा CA NRC का देखा, अगर NRC लागू होने से रुका तो वो सिर्फ प्रोटेस्ट की वजह से। अब ये सुप्रीम कोर्ट गए, अगर आप लोग उस वक्त के बयान हमारे देखेंगी और इनके देखेंगी तो इन लोगों ने कहा था कि पूरे के पूरे जो 48 ये जो अमेंडमेंट हैं ये सारे बुरे हैं, सारे ख़राब हैं, और इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो मानने लायक हो, और ये सभी वक्त की बर्बादी करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, जो आंदोलन की बात हो रही है इसमें AIMPLB का जिक्र किया जाए? मैं आ रहा हूँ। तो पहले तो ये कह के गए, हम लोगों ने मना किया था सुप्रीम कोर्ट ना जाए। अब जब गए तो पूरी अच्छी तरीके से मुकदमा नहीं लड़ा। जिन लोगों को वक्फ के बारे में पता ही नहीं है, उनको भले ही वो बड़े वकील हो सकते हैं दिखाने के लिए, लेकिन उनको इस सब्जेक्ट का मुताला नहीं था, तो बहस ठीक से नहीं की। फिर अब चलिए ये भी हो गया। जब केस हार गए, स्टे नहीं मिला, तब भी बोल दिया जी हमने बहुत बड़ी विक्ट्री कर ली। पहले तो बीच में स्टे मांगते रहे ना, नहीं मिला, तब भी बोलते रहे नहीं जी ये जो ओरल ऑब्जर्वेशन आ गई है यही बहुत अच्छी बात है, और सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जिस दिन हार के बाहर निकले, और ये पूरी तरीके से 100% हार है, 100%। अब उसको हार के निकलने के बाद बहुत सारे लोग निकलते ही ये माहौल बना रहे थे कि हम जीत गए, जिससे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको गुमराह किया जाए और वो लोग चादर तान के सो जाएं। जो लोग भी इसे जीत बता रहे हैं वो RSS और BJP के एजेंट हैं। उसके बाद जाके अगर आप देखेंगी तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो टाइम तय किया था उसको चेंज किया, और शाम को अपना रुख बदलना शुरू किया, और आज सब इस बात को मान रहे हैं कि ऐसा कोई भी कानून का प्रावधान नहीं बचा है इस, और सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। बिल्कुल जिसको कहते हैं बेड़ा गर्क हो गया वक्फ की सारी प्रॉपर्टीज। बिल्कुल ये बड़ी बात है कि ये 100% राहत नहीं है। यही हमारी कोशिश है कि इसको कैसे समझा जाए, कहाँ से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। क्या इसमें सियासी पेचीदगियाँ भी जुड़ी हुई हैं? नहीं, मिले हुए हैं ना सब लोग, हमारी क़यादतें मिली हुई हैं, जानबूझ के जो हारने का काम कर रही हैं वो, और उसको फिर जीत बता के। तो अब आपको समझने की बात है। देखिए, जिस दिन मैंने इसीलिए आपको ये दिखाया, मैं तो सब सबूतों के आधार पे बात करता हूँ, ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, आप किसी का भी बयान देख लीजिए जाके, इसको सबको 48 के 48 प्रोविजंस को गलत बताया गया था। और पार्लियामेंट्री कमेटी में भी हम लोगों ने बोला था जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, नहीं जाना चाहिए, गए और बज़ाहिर यही बताया 48 के 48 प्रोविजंस जो हैं इसमें गलत हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब जब कोई भी प्रोविज़न ऐसा नहीं है जो बचाओ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी हो, तब ये इसको जीत कैसे बता सकते हैं सिवाय गुमराही करने के लिए। अब मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ, क्या ये बात सही थी या नहीं थी कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ का कॉन्सेप्ट जो होता है ये वक्फ का सबसे अहम और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। एक बार किसी ने फ़ी सबीलिल्लाह कोई अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी तो वो खुद भी वापस नहीं ले सकता, क्योंकि वो उसकी भी नहीं रहती, वो अल्लाह की हो जाती है, और अल्लाह से कोई वापस ले नहीं सकता। तो आज क्या सुप्रीम कोर्ट ने वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ जो इसमें से हटा दिया गया था वापस लागू कर दिया है? वक्फ बाय यूज़र का भी मैं चाहूँगी क्या? मैं एक एक करके बता रहा हूँ आपको। आज वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बचाया वो जो पुराने कानून में था। तो ये जीत कैसे हुई बताइए आप मुझे। वक्फ बाय यूज़र क्या आज है? नहीं है। तो फिर ये जीत कैसे हुई? वक्फ बाय यूज़र ख़त्म हो चुका है।
लेकिन इसको जीत बताने वाले ईमानदार हैं या बेईमान हैं, ये मैं आपके जो सामीन हैं उनके ऊपर ही छोड़ता हूँ। उसके बाद वक्फ का जो सर्वे होता था, एक कॉन्टिन्यूस सेक्शन 4 में प्रोसीजर होता था पुराने वाले कानून में, इस कानून में, और एक सीनियर गवर्नमेंट का ऑफिसर जो सेक्रेटरी लेवल का स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होता था, वो सब पार्टीज़ को बुला के बाकायदा सबूतों के बुनियाद पर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई करके उसको वक्फ के गज़ट में चढ़वाता था, जो कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी उसके गज़ट में चढ़ता था। क्या वो आज प्रावधान है? आज वो कलेक्टर के हाथ में चला गया। अब राहत क्या बता रहे हैं इस बात को कि कलेक्टर से ऊपर एक और डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा, कलेक्टर नहीं, वो करेगा उस काम को, और जब तक के उस कलेक्टर के ऊपर वाले इंसान का, ये राहत जिसको कह रहे हैं वो, जब तक उसकी बात को कोई कोर्ट ख़त्म नहीं कर देता, जब तक वो वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी। अब सरकारी अफसर है, बगैर किसी सबूत के किसी भी उसके अगर एक ऑर्डर कलेक्टर की तरह पास कर देगा, कलेक्टर से थोड़ा सा ऊपर का अधिकारी, उसको अगर चैलेंज किया जाएगा, पहले तो कितने लोग चैलेंज ही करेंगे उसे। आज तक सारे केस तो हारे ही हैं ना, हमारे जितने भी केस लड़ते हैं बड़े से लेके छोटे तक वक्फ के ज़्यादातर केस हारते हैं। तो पहले तो चैलेंज ही कौन करेगा उसको, सरकारी अधिकारी के आदेश को नहीं करेगा। किसी ने एक आध ने कर भी लिए तो 100 में से कोई एक प्रॉपर्टी भी जाके बचेगी नहीं, तो इसको वो जीत बता रहे हैं। अब इसका एक और कानून था जो कि सब कानूनों में मौजूद है, ओवरराइडिंग इफेक्ट। वक्फ जो 2013 के कानून में था कि जितने भी पुराने कानून हैं, चाहे वो लिमिटेशन एक्ट हो, कोई भी कानून जो जैसे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्ट्स हैं, लैंड एक्विजिशन के एक्ट्स हैं, जितने भी एक्ट हैं इससे संबंधित, तो वक्फ का कानून जो है उन सब पे भारी रहेगा, ये कानून में प्रावधान था। और ये सिर्फ वक्फ के लिए नहीं था, जितने भी कानून बनते हैं, जैसे पॉक्सो बना तो उसमें भी ये लिखा होगा, जितने भी नए कानून बनेंगे उसमें सब में ये बात लिखी होती है कि पुराने वाले सारे कानून पे ये नया वाला कानून भारी रहेगा। तो वो हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे नहीं किया। ये सिर्फ वक्फ की अकेला ऐसा कानून है जिसमें ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है। तो ये जीत है या हार है? जी बिल्कुल। और एक और बड़ा सवाल है, काफ़ी लोगों के हमने रिएक्शन देखे, कई लोग इस बात पर खुश हो रहे हैं कि जो मेंबरशिप थी, जो नॉन मुस्लिम की मेंबरशिप थी, उसको लिमिट किया गया है। तो क्या ये भी खुश होने वाली बात? मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जो आरएसएस के लोग हैं जो इस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, ओरिजिनल हमारा मुद्दा क्या था कि ये वक्फ जो है मुस्लिम रिलीजियस अफेयर है, इसमें कोई नॉन मुस्लिम की शमूलियत हो ही नहीं सकती। ये था ना ओरिजिनल मुद्दा। तो पहले तो कोई नॉन मुस्लिम हो ही नहीं सकता था ना इसमें। तो अब 3 आ गए स्टेट वक्फ बोर्ड में, 3 नॉन मुस्लिम्स आएंगे और सेंट्रल में 4 आ गए। तो ये जीत हुई या हार हुई, है मैं आपके फिर सामीन पे छोड़ना चाहता हूँ। और जो इसको जीत बता रहे हैं वो ईमानदार हैं या बेईमान हैं, परले दर्जे के, ये भी मैं आपके सामीन पे बोल रहा हूँ। अब आप उसके आगे 5 साल वाला इशू था कि 5 साल तक मुस्लिम कैसे साबित किया जाएगा। अब वो ये कह दिया है कि ये 5 साल वाला जो मुद्दा है, ये जो है ये जब तक फैसला नहीं हो जाता, जब तक इसके लिए कानून बनेगा। सरकार को इसके लिए रूल बनाने में कितनी देर लगनी है? हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। उसके बाद आप साबित करते रहिए उस रूल के हिसाब से। कोई स्टे नहीं दिया है आपको, अब भी साबित करना पड़ेगा। 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, सिर्फ सरकार को ये कहा गया कि आप इसके रूल्स तो बना दो। इसको जो जीत बता रहा है वो किस तरह का अच्छा या बुरा आदमी है, किस दर्जे का, ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। अब पहले वाले वक्फ के कानून में जो एक सबसे अहम चीज़ों में से नुकसान में से एक नुकसान है, पहले इलेक्टेड मेंबर्स आते थे, मतलब अच्छे बुरे जैसे भी, हालांकि नॉमिनेटेड भी आते थे, लेकिन बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी थी जो इलेक्शन से आती थी तो फिर भी उनमें आंसरेबिलिटी यानी कि जवाबदेही पब्लिक के तय कुछ ना कुछ रहती थी। अब सारे के सारे नॉमिनेट होंगे। तो ये जीत है या हार है, ये मैं फिर आपके सामीन पे बोल रहा हूँ। उसके बाद शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का लक्षद्वीप में, चाहे तो कश्मीर में, चाहे तो जम्मू में, चाहे तो उत्तराखंड में या नॉर्थ ईस्ट में, बहुत सारे ट्राइबल्स भी मुस्लिम्स हो गए। वो अब वक्फ कर ही नहीं सकते अपनी ज़मीनें। ये जीत है या हार है, ये आप लोग तय कर लें। और आपके सामीन मैं आपको लिस्ट गिनाता रहूँगा, घंटों लग जाएंगे। 100% हार है, ये हर टॉपिक पे हार है, हर सब्जेक्ट पे हार है। जो ये जीत बता रहा है वो आरएसएस का स्पॉन्सर्ड वर्कर है। अब आगे का क्या, इसको लेकर जो फ्यूचर है वो क्या नज़र आ रहा है? क्या ये लागू हो जाएगा और फिर सारी पेचीदगियाँ फिर से इसी तरह बनी रहेंगी? नहीं, लागू तो ये हो चुका है और पूरी शिद्दत से, ताकत से लागू हो चुका है।
अब प्रोटेस्ट करने का जो ये मेरे ख्याल से ढोंग किया जा रहा है पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा, अब वो देखिए मज़ेदार बात ये है, मैं इसके लिए भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाहिर करूँगा बात, कि अभी 6 दिसंबर है ना, वो आखिरी तारीख है। अब जो कानून में ये सुप्रीम कोर्ट में जाके हार के आ गए हैं लोग, प्रोटेस्ट तो किया नहीं इन्होंने अभी, प्रोटेस्ट की डेट इनकी 5 तारीख से शुरू हो रही है। अभी ये सारी मुस्लिम कम्युनिटी को बरगला के उस तरफ कर रहे हैं कि अभी 6 तारीख तक आप अपनी प्रॉपर्टीज़ जाके वक्फ की जो वेबसाइट है उसमें रजिस्टर मत कराओ, अब आंदोलन करने लगो। जब आंदोलन करना था तब आंदोलन नहीं किया, तब सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब जब ये कानून में हार हो गई है सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल, और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की जितनी मजम्मत की जाए, जितनी क्रिटिसाइज किया जाए वो कम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अलावा, क्योंकि ये तो टॉप कोर्ट है, फिर कहाँ पे जाया जाए? तैयारी करनी चाहिए पहले, उसके बाद स्ट्रैटेजी बननी चाहिए कि क्या लोअर कोर्ट में जाके कुछ इससे फ़ायदा मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है ना, आखिरी जगह बार आखिर में जाना है, वहीं आप सबसे पहले चले गए। और हम जैसे लोग जो किसी हाई कोर्ट से कुछ फ़ायदेमंद ऑर्डर ले आते, उनका रास्ता सबका बंद कर दिया, इसलिए जाते हैं ये सुप्रीम कोर्ट सीधे। अब कोई भी हाई कोर्ट इसमें क्या कोई तब्दीली कर सकता है इस ऑर्डर में? ये सिर्फ और सिर्फ इनकी मंशा ये होती है और कोई मंशा नहीं होती, ऐसा मेरा इल्ज़ाम है। अगर कोई चाहेगा तो मैं तो सबूतों के हिसाब से बात करता हूँ, मैं सारे सबूत भी देने को तैयार हूँ। अब मेरा कहना आवाम से ये है कि अभी 6 तारीख तक, 6 के बाद प्रोटेस्ट की तैयारी करेंगे, 6 तारीख तक तो सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन कराने चाहिए। क्या अभी इसमें बेहतरी का कोई स्कोप है? क्या वक्त है? क्या कुछ चीज़ें बदलाव के साथ इसको लेकर अमल किया जा सकता है? अब देखिए, काम बहुत मुश्किल हो चुका है, वो हमारी क़यादत की गलती है, 100% वो मिले हुए हैं, मेरा ये इल्ज़ाम है और रहेगा। 6 महीने का टाइम था इसमें प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर कराने का वेबसाइट पे, तो मैंने अभी जो 2 चीज़ें बताई हैं उसकी बुनियाद पे, क्योंकि 4 चीज़ें थी, अभी 4 का तो टाइम नहीं रहा, उसकी बुनियाद पे 6 तारीख तक, 6 दिसंबर तक का टाइम है, 6 महीने पूरे हो रहे हैं इस वक्त के एक्ट के आने के बाद। हम लोगों की पूरी ताकत अगले 6 दिसंबर तक इस चीज़ में सर्फ होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अब वेबसाइट पे अपनी इसको रजिस्टर करा लें, पहला। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज, एक तो जितने भी ये जमीयतें और जमातें हैं हमारी, इन लोगों से बात करना बंद करें, अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में एक अपनी टीम बनाएं लीगल। हम लोग खुद मदद करके रास्ते बताएंगे किस तरीके से अब इन हालात में ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन बननी बहुत ज़रूरी है, और उस ऑर्गेनाइजेशन की पहली शर्त यह है कि उसमें ये जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, पर्सनल लॉ बोर्ड और ये AIAM वाले जितने भी नाम निहाद लोग हैं, उनकी टॉप लीडरशिप से बात भी नहीं करनी है। लेकिन ये लोग तो दावे करते हैं कि वो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और सब चीज़ों के लिए मदद कर रहे हैं, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, हम तो यही कह रहे हैं ना, अब तक तो इन्होंने हिफाजत कर ही ली जितनी करनी थी। अब अगर इनकी हिफाजत से आवाम खुश नहीं है, अगर कुछ हिफाजत में कसर बच गई है, इनकी जितनी हिफाजत मतलब बर्बादी करने में कोई कसर बच गई है, तो अब हमारी सुन लें। इनसे जितनी हिफाजत हो सकती थी इन्होंने कर ली, और जितनी ये कर सकते हैं वो पूरी ताकत लगा के सब बर्बादी करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। तो अब 6 तारीख तक इनको ये रिक्वेस्ट करनी थी सबसे कि वेबसाइट पे सब अपनी प्रॉपर्टीज़ चढ़ाएं, या अब आंदोलन के लिए बोलना चाहिए था। तो इनका आंदोलन भी कुछ नहीं होना, ये सब मिले हुए लोग हैं। जो लोग हमारी बात सुनेंगे वो सुन लें, अब तो सुन लें, अब तो सब बर्बाद हो गया। अब इसको बचाने के लिए हमें 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करके कामयाबी जब भी मिलेगी जब जो हमारे अंदर जहर है उसको हम अपने से दूर रखेंगे। तब आप देखिए, अगर आप इन तंजीमों के बड़े बड़े लीडर्स के चक्कर में नहीं रहोगे तो आप अपने आप सबके पास जहन होता है, सबके पास सलाहियत होती है, वो अपने आप कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप इन लोगों के पास जाओगे तो ये आपको गुमराह करेंगे और आपको हरवाएंगे। इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, और अब मजबूरी में मना करना पड़ता है मुझे, क्योंकि अब पानी जो है ना नाक से नहीं सर से भी ऊपर जा चुका है। ये हमेशा बर्बाद कराएंगे साजिश करके, इसलिए इनसे बात करनी बंद करें। इतने दिन इनसे बात करके आपने अंजाम देखा है, कुछ 2-4 साल हमारी भी बात सुन के देख लें। ये मेरा कहना है, मानना ना मानना तो आवाम के ऊपर है, मैं तो कह ही सकता हूँ। तो आपने समझा किस तरह से महबूब साहब ने अभी भी जो स्कोप है उसकी गुंजाइश यहाँ पर बताई है कि अभी भी सब कुछ लुटा नहीं है, ज़रूरत इस बात की है कि आपको सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो इस पर ज़रूर गौर करें, और जद्दोजहद आपको जारी रखनी है या नहीं, ये आपका फैसला है।